सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आलो अंधारी। आलो अंधारी बेबी हालदार नाम के लेखक के द्वारा लिखा गया है। आलो अंधारी क्या है इसको जानते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कक्षा 11वीं वितान भाग 1 का पाठ संख्या 3 है। और इस चैनल पे आपको ना सब जितने भी 11th और 12th के हिंदी के पाठ हैं सब आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्या है आलो अंधारी? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, 38 पेजेस की। तो इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने पर घर की किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम नहीं मिल रहा था, काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने डालने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। मैम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। इसकी बात सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई।
खवा कर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिए कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना बना कर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने ये सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा योग कहाँ है, फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा। तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से जब बच्चे मेरे पास आते तो साहब कुछ ना कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा, आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर मुझे अपना ये घर तो छोड़ना ही होगा। ये सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा, जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती, घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी, महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने अभी दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिसमें मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें ये सब करने की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई ये तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। पर जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी का किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख ना पहुँचे। इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वे कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ
और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा, फिर जो तुम काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना? उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, फिर मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो, मेरे बच्चे मुझे ततुष कहते हैं, तुम भी मुझे वहीं कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें ततुष कहने लगी। मैं तातुष कहकर उन्हें बुलाती तो वे बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुष के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जुबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे ना कह, स्वयं अपने चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। ततुष ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। ततुष की इस बात की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वे मुझे बहुत चाहते हैं। 1 दिन मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुष ने बुलाकर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने ही हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। बेबी, मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे ना बताने से उन्हें दुख हुआ, ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि ततुष ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहाँ तुम्हें ना देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुष ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके पास काम करती है? तातुष के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहे हैं, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती, यहाँ पहले रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुष मुझसे बोले, सुनील नहीं बताया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में ये बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थीं। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुष वहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसा कर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक।
उतनी पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। एक बार बातें शुरू ही नहीं की, वह इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझे बताने लगती। मैं तत्तुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। ने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम ज़रा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्हें अलमारी से किताब निकाली और कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैं तब बोल ही दिया, आमार में भेला तस्लीमा नासरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। मैं बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से 1 2 3 पेज पढ़कर रखने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो ना? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुश ने अपने लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। और संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आएँ सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, ज़रूर लिख सकोगी बेटा। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी में ले गई। उसी दिन से 2 1 पेज रोज़ लिखने लगी। लिखती लिखती और किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आते तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते, और अगर ना कहती तो बहुत थोड़ा सा नाखुश होते। तुम यदि रोज़ लिखोगी तो तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती, ओह कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। और फिर वहाँ कुछ अन्य सुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियाँ बूढ़े बूढ़े सब हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सूअर भगाए, मुझे तो ये देख सुनकर बहुत ख़राब लगता। लड़कियों के हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम यहाँ रहती हो, वहाँ कोई बाथरूम है या नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो।
उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने लगती, आती आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह ये भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने का मौका मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने बैठने बढ़ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिल जाती। मैं मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझसे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आँख मुंह बंद किए चुप ना रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, ये अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते। वह मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश के यहाँ जब पहुँचती और वह बताते कि उनकी किसी बंधु ने उनसे मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो खुशी में वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातुश के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वह लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुश से मेरे संबंध में जब जब पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उसे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही ना ले। उसने बातें चालू की तो लगा वह कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकल जाना मुश्किल था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना ना करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से छोड़ दूँ। उसकी बातों से ये साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा ये क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढूंगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते दौड़ते चले आ रहे हैं मेरे पास। वह बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो घर थे उन्हें भी तोड़ा था, लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था।
और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे 2 भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें ये भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। फिर वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस तरह हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया था। वह हम लोगों की तरह रहने वाला था और मेरे भाइयों मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किस तरह काटी। सवेरे उठ के बोलेदा ने कहा, तुम यहाँ काम करती हो, वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वे मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात कर देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, भुलादा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भुलादा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। मैं बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वे बोले, क्या बात है बेबी? और तो तुम ऐसी नहीं दिखती, आज तुम्हारा मुंह सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए हैं और कैसे सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर हाउस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुश फ़ौरन बाहर गए और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात पर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुश बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जाकर रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में सोच रही थी कि तातुश तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना ना भी बनाते तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। तो तुम यहाँ आई गई हो तो दोनों समय का गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुश मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो? सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? तुमने कुछ खाया वाया? जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना। जाओ जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया ही नहीं। वे फिर कहते हैं, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातुश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे मिली नहीं। वह फिर बोले, देखो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या ये घर किसी और का है। इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला ये भी कोई कहने की बात है? ये तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी तबीयत खराब होती तो तातुश चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख जाता और मैं उसकी पर्ची लेकर तातुश को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा लाते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फ़ौरन
उनके लिए दुआ ला देते। घरों में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातू शायद ये समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातू चौंक कर बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते हैं। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने ये तो बताया था कि वह किस जगह रहता, लेकिन उन्होंने उसके घर का नंबर ठीक ठीक मालूम नहीं था। उन्हें जो नंबर बताया मैं वहाँ गई थी। 1 बार नहीं, कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना बार सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोला, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। कुछ ही क्षण बाद वे बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और बिना कुछ कहे बाहर चले गए। फिर क्या हुआ? और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे थे और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैं सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है? किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया। पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैंने उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान भर से फ़ोन हटा। मैंने तातू से पूछा, कौन बात कर रहा है? बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली, ये मेरा बाबू? मैंने फिर फ़ोन कान से लगा कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। मैं बोला, माँ? माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी 2-1 मास में। कि वह कितना बदल गया था उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुश भी समझ गई। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। मैं बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाओगे तभी जाऊँगी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा, इन लोगों की ये वयस होती है, उम्र अवस्था क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या कर सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह बहुत उदास हो गया। मैंने तब सोचा, उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातू शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस्क का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी ये बात मुझे कुछ दुखी हो ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या ये है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है।
वह कभी ये क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे वह मुझे और मेरे हाँ वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहाँ यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी, जानती हो बच्चों से काम कराना गैरकानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो, यहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी तो आकर फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो ये सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुश की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में वे सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है वह तुम करती हो या नहीं? तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर ये भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह ना कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो, तो वह मुझे ही तो दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी, तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक नहीं। तातुश ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी, तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। दिन गई और लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह यहाँ रहकर घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती, हम लोगों को खिला पहना तो वह ही रहे हैं और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातु समझ गई कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले यहाँ भी मैं रही, वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते, बेबी, मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जब जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया तब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहाँ रहने लगे। अर्जुन दा के वे 2 बंधु बहुत अच्छे थे। वे मुझे चाहते थे, मेरे बच्चों से बुला बुला कर बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमन। अर्जुन दा से मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों ना लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कभी नहीं करते थे। बस बिस्तर पर लेटे रहते थे। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा, कुछ ला दूँ चाय पानी कुछ खाने को? बस सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे। वह मुझसे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदेव दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता वह शर्माता था। रमन दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था।
वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बातें करता। वह कहता, देखो अभी वह छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका लिखना पढ़ना चौपट हो जाएगा। रमनदा पहले सोचता था कि मेरा कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं, मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया ले खेलते देखा। उसने तातू से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं, ये तो बेबी की लड़की है। रमन दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि ये भी लड़का ही है। रमन दा और सुखदेव दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्यों कि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था, यहाँ 100 लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदेव दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज़ पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहला है। उनकी बात मान मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी, वह वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी, वहाँ वह काम करती थी। उनमें से कई मुझे देखकर पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहाँ कई जवान लड़के भी आते हैं और उनमें बंगाली भी होते हैं, वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात नहीं करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और ना ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है मैं ये समझ जाती। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूँ तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें ना करूँ। तातुश ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछ लगती कि जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा ही नहीं होती थी। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को बच्चों के साथ देखा। उसी में पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती, उसके साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आप में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती भी नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता था कि बंगाली हो सकती है। उसकी आयु 20-22 की रही होगी और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैं उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे पास बैठा लिया और पूछा, क्या तुम बंगाली हो? उसने हाँ कहा। फिर नाम पूछने पर उसने अपना सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया और हम दोनों एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलते। किस दिन ना मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी, और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया था। बचपन में माँ के ना रहने से इतना कष्ट होता मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी, और तब ये मालूम नहीं था कि वह अगले दिन चली जाएगी। उसने मुझे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूँगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह आई ही नहीं, वह चली गई थी। ये बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी कि अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी? जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर ही तो चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय वहाँ बिताती थी
उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फ़ोटोकॉपी कराकर अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश 18 एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुज ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुज से एक बड़ा वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज़ उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वह सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुँचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की कोई तो बात ही नहीं है। फिर मेरी लिखावट भी खराब और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुश से पूछा कि मैंने जो लिखा है उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातुश बोले, मैं तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही नहीं कुछ समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची मत करो, तुम अपना काम करो, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातुश की बातें मैं अनसुना ना करती तो क्या करती? जैसे मुझे घर में रहने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समिति दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता। वैसा भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पड़ जाए या मक्खी वक्खी ना बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूखे मारे रमन दा ने इसका ख्याल नहीं किया कि और सब सब्जियां उस पर ले ली थी। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ा वाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठ ना जाने क्या सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुश से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुश बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई ही नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमन दा हंसे ही जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ रमन दा? मैं कुछ ना क्या बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमन दा ने बिना प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना शुरू कर दिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम ही नहीं रही थी। ये सब देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्यों हंसती ही जाओगी? खाली हंसने ही से सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी है, उसका जवाब नहीं दिया तूने ना? मैंने कहा, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसा ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखी भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में ही नहीं आता, कैसे लिखूँगी, क्या लिखूँगी, कितना गलत लिखूँ, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूँगी? तातुश बोले, ये तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे एक वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूँगी। तातुश बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के लिए का सिर पैर में जानती नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे बना वैसा लिखा।
उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिया बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोच इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ की किताबों के बाज़ार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाज़ार उठाकर तुम्हारे पास दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं वाक को देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातू शुरू में बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचार पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी, जब सब लोग सो जाते थे। उन्हें केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी बहुत कम निकलती थी। मैं और तातुश दोनों ही आशा पूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कहानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशा पूर्णी देवी हो सकती हो, ये बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितने आगे बढ़ा, मेरा प्यारा लो तुम्हारा जेठू। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते, अकेले जेठू ही ऐसा करते हों ये बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो भी लिखती सब तातुश ने फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, ये एनी फ्रैंक कौन है। तातुश ने तब मुझसे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही बहस की थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में ही पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठी से मालूम पड़ता है कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मुझे इतने दिनों के बाद कौन मिली, एक सहेली मिली। ठीक है, मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, ये करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुंचते समय मैंने वहां एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोल कर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को जब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपने आंखों से देखने की बहुत इच्छा थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजी तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर कलाकृतियों में सादे कागज़ काट कर भी रखती थी। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर ना हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन देखिए, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और मैं एक ही बार में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ये ना बार बार इधर उधर हो रही है। तो मुझे इसका हो सकता है दूसरा पार्ट भी बनाना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरी हम पढ़ें। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और
उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने भी मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे यहाँ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का ये हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है। स्कूल गए हैं? मैं तातुश के बाद दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बैठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊँ? मैं बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तो भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना भी नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं। और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। और यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं ये रोने धोने ना लग पड़े। ये सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में ना बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुँह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाद बाबा के सामने खिसक खिसक कर रोती रही, सिसक सिसक कर। और मैं कर भी कह सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। मुझे लगता है कि तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती थी, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत, अगर मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं हैं। रिक्शे में 10 रुपये भाड़ा लगता है। कितने रुपये भाड़ा लगता है? 10 रुपये। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में कई बार वहाँ गई भी, लेकिन तभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उनसे माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वे क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वे जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबू ने भूल की। अंतिम
अंतिम मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देखा सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला और मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देखाऊँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकला आया और अरे दादू ऐसा कहकर यार ये चल नहीं रही है, थोड़ा कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। मैं उससे बोला, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बड़ी खुशी हुई है। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलने लगे तो बोला कि आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। यहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। वह बार बार ये भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में ये भी कि यदि मैं रुकना ना चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत ख़राब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य की भी चिंता थी। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती थी। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, ये सोचकर एक बार फिर पढ़ लेना ज़रूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाई और किसी कहानी की तरह पढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, अब मैं ना इसका पार्ट 2 बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये वीडियो जो है आगे रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा इसी 49 नंबर पेज से। तो आप 49 नंबर पेज से आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखेंगे, इस पूरी कहानी को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये चल नहीं रही है, अदरवाइज़ मैं इसमें ही पूरी आपको पढ़ के सुना देता, लेकिन ये चल नहीं पा रही है, तो 49 पेज से हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है।